हेलो वुड बी मॉमीज एंड न्यू मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या केयर करनी है, आपको अपनी देखभाल कैसे करनी है। क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी की देखभाल करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो नई नई माँ बनी होती हैं उनको एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी, डिस्कस भी करूंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरी भी डिलीवरी हुई थी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, मुझे क्या प्रॉब्लम आई और मैंने अपना कैसे ध्यान रखा, डिलीवरी के बाद में क्या क्या चीज़ें मैंने की, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो मेरा एक वीडियो था जिसपे मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी के बाद आपको कैसे केयर करना है, वो भी जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। और लोगों की बहुत सारी कही सुनी बातें जो होती हैं उनमें से आपको कौन सी फॉलो करनी है, कौन सी इग्नोर करनी है। क्योंकि डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के बाद बहुत सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं, अपने टाइम को याद कर लेते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चिकूज वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस उस पर अपलोड करती रहती हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो मोड ऑफ बर्थ है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या केयर करना है उसका वीडियो ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया। अब सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या केयर करना है उसकी बात करते हैं। खैर, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी दोनों में आपको स्टिचेस आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में 3-4 स्टिचेस ही होते हैं जो कि जल्दी हील हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपर केयर की है, और कैसे केयर करना है वो भी मैंने आपको बताया है। और सी सेक्शन डिलीवरी में करीबन 10 सेंटीमीटर्स का आपको एक लाइन टाइप की आती है, क्योंकि उतना बड़ा कट लगता है। 3 kgs का, अप्रॉक्स 3 kgs का बेबी निकालना होता है, तो उतना बड़ा कट तो होता है। खैर, उसकी भी अगर प्रॉपर देखभाल की जाए, सही से केयर किया जाए पोस्ट प्रेगनेंसी, तो वो भी सही हो जाता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मेरा भी जो कट था वो उसमें सिर्फ एक सिंपल पतली सी लाइन आई है। अब ध्यान क्या आपको रखना है डिलीवरी के बाद, जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो उसके ऊपर ड्रेसिंग रहती है। उसको मैं अपना बताती हूँ आपको कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर ने जो ड्रेसिंग थी वो रिमूव कर दी थी और बोला था कि इसको डेली आपको सोप वाटर से क्लीन करना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो उसको आप 4 से 5 बार क्लीन कर लो, क्योंकि गर्मियों में बहुत पसीना आता है और वो पसीना वहाँ पे जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। और मेरी अक्टूबर में डिलीवरी थी, तो फिर भी मैं 3 से 4 बार उसको सोप वाटर से क्लीन करती थी। और उसको प्रॉपर आपको ड्राई करना है, वहाँ पे गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए उसको क्लीन करने के बाद कॉटन से आप ड्राई कर लें और कोशिश ये करें कि उस एरिया को ओपन रखें, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे ओपन रखेंगे? तो उसके लिए आप एक गाउन पहने जिससे कि एयर अच्छे से पास हो सके। और गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है तो गाउन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और सर्दियों में पसीना नहीं आता है फिर भी वहाँ पे एयर जितना ज़्यादा पास होगी उतना ड्राई वो रहेगा और उतनी ही जल्दी वो हील होगा। और मैंने भी ये किया था, मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स गाउन ही पहना था और 3 से 4 बार मैं उसको सोप वाटर से क्लीन करती थी और कुछ भी नहीं लगाती थी। कहीं कहीं पे डॉक्टर आपको कुछ ऑइंटमेंट भी देंगे और कुछ क्लीन करने के लिए भी देंगे। खैर, मेरे डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, बस मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको ये एरिया क्लीन रखना है और कुछ भी नहीं करना, कोई ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपल यही किया और मेरे एक भी स्टिचेस ख़राब नहीं हुए, एक भी स्टिचेस खुले नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो ठीक भी हो गया। अभी सिर्फ एक पतली सी लाइन आई है और वो भी इतने नीचे है कि वो कभी दिखती भी नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस मैंने लिए। और खैर,
एक और चीज़ होती है कि जैसे स्टिचेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। जैसे मेरे थे वो डिज़ोल्व होने वाले थे, जो कि कटने नहीं थे, तो वो ऑटोमेटिकली 4-5 हफ्ते में ऐसे ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स थ्रेड वाले लगाते हैं जिनको कि आपको कट करवाना पड़ता है, कभी कभी स्टेपलर्स वाले भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है, उसके लिए आपको डॉक्टर्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। और तो ये तो हो गई बात आपको स्टिचेस का कैसे ख्याल रखना है। उसके बाद आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, आपको बेबी को फीड भी कराना है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात बोलूँगी कि ये मिथ है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी वाली जो महिला होती है वो ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करती है, वैसे ही आप भी हो, आप भी सी सेक्शन के बाद ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेडिसिन आपके ऊपर आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं वो डायरेक्टली बेबी पे चला जाएगी। डॉक्टर्स को भी पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सी मेडिसिन आपको देनी है, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब बेबी आपके पास आए आप ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरा सी सेक्शन तुरंत ही हुआ, उसके 1 घंटे बाद मेरे पास बेबी आया और मैंने उसको ऐसे लिया तो बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में। फिर मैंने क्या किया था कि एक जो फूड ट्रे टाइप की जो टेबल होती है, मैंने उधर उसकी हाइट नीचे करके वहाँ पर चेयर लगा के तब अपने बेबी को कैरी करके फीड कराया था। आप पिलो भी यूज़ कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहाँ पे मिडवाइफ्स भी होती हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, और आपके फैमिली से कोई होता है आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जैसे कि मैंने बताया ब्रेस्ट फीड कराना है तो हेल्दी डाइट भी लेनी है। तो सी सेक्शन के बाद आपको बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आपको एकदम प्लेन खाना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं खाना है, आपको सिंपल फूड ही खाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे, जैसे ही ऑपरेशन हो उसके तुरंत बाद तो नहीं, हाँ 1 से 1.5 दिन बाद डॉक्टर आपको बोल देंगे कि आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो उस टाइम आपको ये नहीं करना कि नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, वो लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं आपको इतने महीने तक सिंपल दलिया ही खानी है, खिचड़ी ही खानी है, सिर्फ दूध पियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी डाइट की। तो आपको, और आपके स्टिचेस हैं उनको हील करना है, इसीलिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है जिसके लिए आयरन कैल्शियम रिच फूड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी है कि आप डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, तो आप खट्टी चीज़ें नहीं खाइए। जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि आप तुम टमाटर मत डालना अपने खाने में, और संतरे का जूस मत पीना, ये सब चीज़ें उसने मुझे बोली थी। खैर, इसलिए बोला था कि और ये भी बोला था, रीज़न भी उसने ये दिया था कि अगर तुम ऐसा खाओगी तो बेबी मिल्क के थ्रू बेबी को मिलेगा और बेबी वॉमिट कर देगा। ये सरासर मिथ है। विटामिन सी इनफैक्ट बहुत हेल्प करता है घाव को भरने के लिए, तो विटामिन सी तो लेना ही लेना है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी मेडिसिन भी देते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं आपको। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स मना कर रहे हैं खट्टी चीज़ें मत लो, खैर इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। अगर मना कर रहे हैं तो आप मत लो, लेकिन जो सप्लीमेंट दे रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट दे रहे हैं, तो उसको प्लीज़ खा लीजिएगा। और मैं आपको इसलिए भी बोल रही हूँ हेल्दी डाइट पे कि आपको सब कुछ खाना है, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे, सिर्फ खिचड़ी पे ही रहोगे, सिर्फ दूध पी के ही रहोगे, सिर्फ दलिया ही खा के रहोगे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेगा, खामखा आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, कोई कितना भी कुछ बोले, आप डॉक्टर की बात सुन लेना। एक टाइम के बाद जो भी बोलेगा वो नाराज़ होके मान लेगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो प्रॉब्लम आपको होगी। अगर कोई चीज़ मना करनी होती है तो डॉक्टर आपको मना कर देते हैं,
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर जब तक किसी चीज़ के लिए मना ना करें तो उसको क्यों अननेसेसरली करना। तो इसलिए आपको कोई भी डाउट हो आप डॉक्टर से पूछ लो और फर्जी की चीज़ों पे बिलीव ना करें, ये मेरी एडवाइस है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी और मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं उसकी बात करती हूँ। जैसे कि मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पर मैंने क्या किया, मुझे क्या लगा कि मैंने ज़्यादा पानी पिया तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और उठने में मुझे हो रही थी प्रॉब्लम। तो और खैर पहले दिन के बाद सेकेंड डे मेरा यूरिन बैग भी निकल गया था, तो ऑब्वियसली मुझे वॉशरूम जाना होगा, तो मुझे खुद जाना होगा। और बार बार अगर किसी से हेल्प भी लूँगी, हस्बैंड थे मेरे साथ में, उनसे भी हेल्प ले रही थी, तो बार बार जाने में मुझे खुद में लग रहा था कि क्यों जाना। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी ही कम पिया। और खैर मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत ऐसे एम्फेसिस किया था कि आपको पानी पीना है, रीज़न तो नहीं बताया कि रीज़न क्यों ही बताएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इग्नोर कर दिया सिर्फ इसीलिए कि मुझे वॉशरूम जाना पड़े, जिसके कारण मुझे इतना हेडेक हुआ, सेकेंड डे इतना हेडेक हुआ कि वो सीवियर होता चला गया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर की नसें फट रही हैं, पूरा सर फट जाएगा। और उस टाइम तो मैं रिग्रेट करने लगी कि हाय, यही ड्रॉबैक होता है क्या सी सेक्शन का। बहुत ज़्यादा आंखें निकल आ रही थी, ऊपर से रात रात तक बेबी सोने नहीं देगा, उसको फीड चाहिए, बैठूंगी तो मेरा सर इतना फट रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। फिर मैंने डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आपको पानी पीना है, बहुत पीना है, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से क्या होगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो असर है वो कम होगा। खैर मैंने ये गलती की थी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप ये गलती मत करना और डॉक्टर से आप एक बार पूछ भी लेना। फिर जो मुझे हेड पेन हुआ था, हेडेक हुआ था, उसके लिए फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप ब्लैक कॉफ़ी पियो और दिन में 3-4 बार ऐसे पी लो, जिससे कि आपका धीरे धीरे करके हेडेक कम होगा। खैर 1 वीक मेरा मुझे हेडेक रहा, पर धीरे धीरे करके कम हो गया। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक मैंने गलती की थी जो कि आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद नॉर्मली अगर आप नॉर्मल पानी की भी बात करो तो बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि डिलीवरी के बाद आपको गर्म पानी ही पीना है, ठंडा नहीं पीना है, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। और बहुत सारे लोग तो कान में एक स्कार्फ बांध के रखते हैं, बोलते हैं बॉडी बहुत वीक है, बहुत सर्दी लग जाएगी, सॉक्स पहन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक दिन भी सॉक्स नहीं पहने, एक दिन भी स्कार्फ नहीं लगाया। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर होता तो डॉक्टर आपको बताते। तो ये आपको नहीं करना है। हाँ, गर्म पानी ठंडा पानी वो आपकी मर्जी है। मैंने डिलीवरी के बाद डेली अजवाइन पानी पिया क्योंकि मैंने सुना था कि अजवाइन पानी पीने से आपका पेट अंदर चला जाएगा। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, एक्सरसाइज कर नहीं सकते थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो ठीक है अजवाइन पानी पी लेते हैं। और अजवाइन पानी तो पेट के लिए भी सही होता है, आपको गैस का कोई इशू नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अजवाइन पानी पिया था और मेरा पेट अंदर भी चला गया था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई तो आपको 3 महीने तो मिनिमम बेड रेस्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हॉस्पिटल में भी रहेंगे तो नेक्स्ट डे डॉक्टर आपको बोलेंगे खड़े होकर आप वॉक करो। मुझसे करवाया था, बाकी हॉस्पिटल्स का तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे मुझे बोला आप खड़े होकर थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने जब मैं घर भी आ गई थी उसके बाद भी वॉकिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे वॉक करती थी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई और फिर मैंने किया कि डेली 30 मिनट्स की वॉक करती थी। पहले स्पीड कम थी और टाइम भी कम था, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई, जिससे कि मेरा वेट भी लूज़ हुआ और मेरे लिए भी सही रहा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बेड रेस्ट ही करना है। खैर बॉडी टू बॉडी भी डिफर करती है, आप डॉक्टर से पूछ लें। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जो कि है मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों को डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है
और ये कॉमन भी है, आजकल तो बहुत कॉमन है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डिलीवरी हुई उसके बाद सब लोगों का जो ध्यान है वो बेबी की तरफ चला जाएगा, और जो न्यू मॉमी बनी है उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और एक और चीज़ ये हो जाती है कि अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम हुई तो लोग मदर को ब्लेम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मेरे बेबी को कभी गैस की प्रॉब्लम हुई तो मुझे ब्लेम किया जाता था कि तुमने ये खाया होगा तो ऐसा हुआ होगा, तुमने ये किया होगा तो ये होगा। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करती है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में हुए थे, डिलीवरी के बाद चीज़ें हुई, इतना सारा पेन हुआ होता है, तो जो वुमेन होती है वो ऑलरेडी टूटी हुई फील करती है और इन सब चीज़ों से वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है। प्लस उसको नींद नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप बेबी रात रात तक जगाता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं होता, 2-2 घंटे पे उसको फीड कराना है। तो ऐसे में न्यू मॉमी को सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में सबसे बड़ा रोल जो है वो हस्बैंड का है। हस्बैंड को अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं भाई। अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की तो वो तो मदर ही कराएगी, लेकिन हाँ बीच बीच में आप बेबी का ध्यान रख लें तो मदर को टाइम मिल जाएगा। आपको मेंटली सपोर्ट करना है, आप इतना ही कर देंगे वो भी बहुत हो जाएगा। और ब्लेम नहीं करना है किसी चीज़ के लिए, आपको भी समझना चाहिए। और अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनकी बात सुननी है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का वर्ड भी आप लेके आओगे तो बोलेंगे कि सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी थोड़ी ना हुई है, बहुत लोगों की डिलीवरी होती है, ये थोड़ी ना होता है। उसको कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं। खैर इम्पोर्टेंस चाहिए भी नहीं, लेकिन एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी इजी भी नहीं होती है। खैर इजी होती है कह सकते हैं, जैसे मेरे साथ कोई मॉर्निंग सिकनेस वाला सीन नहीं था, लेकिन फिर भी लास्ट के 3 मंथ्स पे वेट इतना गेन हो जाता है, नींद नहीं आती है, आप कंफर्टेबली सो नहीं सकते हो। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन डिलीवरी के बाद तो चीज़ें और वर्स हो जाती हैं। आपको और नींद नहीं आएगी, बेबी को देखना है, अपने आप को देखना है, खुद का पेन है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी हैवी नहीं उठाना है, ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि हैवी उठाएंगे तो आपके स्टिचेस पे जोर आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। डॉक्टर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, वही आपको फॉलो करना है। ज़बरदस्ती आपको किसी की बात नहीं सुननी कि अरे मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लोगों की आदत होती है अपने आप से कंपेयर करने की। तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। सबकी बॉडी अलग होती है, जिसने जो रिस्क लिया है उसको लेने दो, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको सिर्फ डॉक्टर की बात माननी है और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद फिर जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है, दोनों में स्टिचेस आते हैं। दोनों में आपको लगभग एक ही तरीके से अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड आपको इसमें भी कराना है, उसमें भी कराना है, स्टिचेस इसमें भी हैं, उसमें भी हैं। हाँ, रिकवरी का टाइम सी सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टिचेस भी ज़्यादा होते हैं और कट भी बड़ा होता है, काफ़ी लेयर्स कट होती हैं। बाकी और कोई भी चीज़ जो मिथ्स हैं वो आपको नहीं माननी है। बाकी सब कुछ सेम है, जो डॉक्टर बोले आपको वही करना है। तो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। खैर कोई भी चीज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, डॉक्टर की सलाह पे ही करें। जैसे कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बॉडी अलग होती है, और जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताया, जो मुझे डॉक्टर ने बोला वो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। तो जो आपको जो भी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आप पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई करती भी हूँ। हो सकता है कभी देर हो जाए रिप्लाई करने में, तो लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।